हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट। आज की वीडियो में हम जीपैट की स्ट्रैटेजी के बारे में देखेंगे कि जीपैट में कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए हमें स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन से माइनर टॉपिक है उसको कितना फोकस करना है, वो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी। और 2 मंथ रहे हैं जीपैट के लिए, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम थरोली नाउ। तो स्ट्रैटेजी प्लान देखने से पहले मैं इन शॉर्ट बताती हूँ कि जीपैट क्या है। जीपैट एक ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट है जो कि हमें मास्टर्स करने के लिए देना पड़ता है। वो एग्ज़ाम जो है वो एनटीए के थ्रू होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 3 आवर्स का होता है। क्वेश्चंस 125 होते हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको एक ऑप्शन टिक करना पड़ता है। और एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं और निगेटिव मार्किंग -1 होती है। सो निगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में होती है। और टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 500। इस 500 मार्क्स में आपको कम से कम कितने मार्क्स सिक्योर करने पड़ते हैं? 150, 160 प्लस इतने तो करने ही पड़ेंगे, तब आप जीपैट को क्वालिफाइड कर देंगे। कैटेगरी में हो तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, 5-10 मार्क, बट अप्रॉक्सीमेट 150, 160 कंसिडर करके चलो। ओके। उसके बाद हम देखेंगे कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन मतलब सब्जेक्ट कौन से करने हैं। हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ वेटेज होता है, कितने क्वेश्चंस आएंगे उस टॉपिक से। सपोज फार्मास्यूटिक्स मैंने लिया तो फार्मास्यूटिक्स में 38 क्वेश्चंस आते हैं और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 38, फार्मा कॉग्नोसी 10 क्वेश्चंस, फार्माकोलॉजी 28 एंड अदर्स में तुम्हारा पीजे आ सकता है, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, माइक्रोबायोलॉजी, मैनेजमेंट और थोड़े बहुत इधर उधर की एचएपी हो सकता है। नहीं, एचएपी तो फार्माकोलॉजी में आ जाएगा, बट थोड़े थोड़े कुछ होते हैं ना छोटे छोटे पॉइंट्स, जो कि नंबर ऑफ फार्मासिस्ट और हॉस्पिटल फार्मेसी के रिलेटेड क्वेश्चंस, वो इस माइनर टॉपिक्स में आ जाते हैं। तो उसके 11 क्वेश्चंस हो गए, सो टोटल 125। सो ये जो है पैटर्न क्वेश्चंस कितने आएंगे, इसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा हमें पढ़ने हैं। मतलब सुटिक्स के ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब वो हमें ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा। केमिस्ट्री एंड कोलॉजी, ये 3 तो मेजर हो गए। कोग्नसी जो है ना, उसके 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट कोग्नसी इतना भी हार्ड नहीं है, इजी है। 4-5 टॉपिक उसमें है जो कि आप करेंगे तो 10 क्वेश्चंस में से 5 तो एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कर देंगे। मीन्स आप 20 मार्क्स एटलीस्ट सिक्योर कर देंगे वहाँ से। अदर टॉपिक में जो पीजे है, माइक्रोबायोलॉजी है, मैनेजमेंट है और अदर भी जो आते हैं, उसमें 11 क्वेश्चंस रखा है। सो पीजे में करने लायक है क्या? उसमें आप शेड्यूल्स कर सकते हैं, कौन सा एक्ट कब आया ये कर सकते हैं, फॉर्म नंबर कर सकते हैं, ऑफेंसेस पेनाल्टीज कर सकते हैं, आईसीएच गाइडलाइंस, हेडक्वार्टर किसका कहाँ है, कौन सा एक्ट कब आया है। माइक्रोबायोलॉजी में आप बैक्टीरियल सोर्स कर सकते हैं, स्टेनिंग टेक्निक्स कर सकते हैं। इतना थोड़ा थोड़ा जब आपने करा हर टॉपिक से, तो आपको ईजी हो जाएगा प्रिपरेशन। हर टाइम मेजर सब्जेक्ट को ही सब लोग प्रेफर करते चलेंगे तो माइनर नहीं करेंगे तो थोड़ा बहुत लॉस होगा। इसलिए हमको दोनों को भी बैलेंस करना है। मेजर को तो ज़्यादा फोकस करना ही है, उसके साथ माइनर को भी आपको थोड़ा बहुत करना है। तो देखो, अब नवंबर का एंडिंग आ गया है, 26, 27 डेट हो चुका है, मतलब नवंबर एंड ही हो चुका है। सो इन हैंड कितने मंथ रह गए हैं? दिसंबर, जनवरी। और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सेफ साइड फरवरी ही कंसिडर करिए कि एग्ज़ाम फरवरी में ही होगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद 10, 15, 20, 25 दिन मिलते हैं प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि उसका प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन, करेक्शन एंड ऑल, एडमिट कार्ड आने के लिए। उस टाइम तक आप रिवाइज करने के लिए टाइम रखिए वो। सो इन हैंड कितने महीने रह गए हमारे? इन हैंड 2 मंथ्स रह गए अप्रॉक्सीमेट। सो हमें क्या स्ट्रैटेजी प्लान बनाना है? अभी तो कॉलेज भी चालू है, तो उसके प्रॉब्लम आ रहा है कि हम पूरा दिन भर तो पढ़ाई नहीं कर सकते। सो अभी देखो, नवंबर के 4-5 दिन रह गए हैं, तो उसमें जितना हो सके उतना करो। दिसंबर, पूरा दिसंबर में हमको क्या करने का है? जो मेजर सब्जेक्ट है और माइनर सब्जेक्ट है, उसका जितना हमसे पढ़कर हो सकता है उतना पढ़ो। बुक से पढ़ रहे हैं तो उसके शॉर्ट नोट्स निकालो। उसके कारण क्या होता है, जब आप रिवीजन करते हैं, अभी देखो एक टॉपिक पढ़ा, सपोज मैंने टैबलेट पूरा पढ़ लिया बुक से और मैंने कुछ भी नोट्स नहीं बनाए, और 15-20 दिन के बाद मैंने फिर से उस बुक में जाकर देखा
तो हमारा मेमोरी में 100% तो नहीं रहता, उसका 30-40% रह जाता है। और उसके बाद हम क्या सोचते हैं, अरे मुझे तो याद नहीं हो रहा, मैं कैसे करूँगा, मुझे नहीं हो सकता, ये मेंटालिटी बन जाती है। उसके कारण क्या करने का, शॉर्ट नोट्स निकालने का। और पढ़ना नहीं हो गया तो क्या करने का, कॉलेज में जब हम जाते हैं, लेक्चर के बाद जो बीच में टाइम रहता है, प्रैक्टिकल में जो टाइम रहता है, उस टाइम तो आप एटलीस्ट पेज पलट कर तो देख सकते हैं ना उस नोट्स में क्या है। आंखों से हाईलाइट भी किया ना थोड़ा बहुत तो याद रहता है, इस पेज पर मेरा ये था, उस पेज पर मेरा वो था। सो वो भी एक रिवीजन ही हो गया ना थोड़ा बहुत। एंड ऐसा आपको रिवाइज करने का है। सपोज आपने सुबह कॉलेज जाने से पहले एक टॉपिक उठाया जो कि है मेजर से। जो आपको टॉपिक हार्ड लग रहा है वो आप मॉर्निंग में लीजिए, बिकॉज हमारा क्या होता है, स्लीप के बाद पूरा ब्रेन एकदम स्टेबल हो जाता है। सो हम जो पढ़ते हैं वो ईजिली हमारा ब्रेन कैच कर लेता है। सो कॉलेज को जाने से पहले 2-3 घंटे आप मॉर्निंग में जो पढ़ना चाहते हैं, अर्ली मॉर्निंग, उस टाइम आपको जो सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है, जो सब्जेक्ट आपको इजी भी लग रहा है बट आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से करने का ट्राई कीजिए। और कॉलेज के आने के बाद 1-2 घंटे जो रहेंगे उसमें माइनर टॉपिक को कवर करने का सोचिए। और नाइट टाइम क्या देखने का, हाफ घंटा नाइट सोने से पहले हाफ घंटा जो रहेगा उसमें क्या करने का, सिर्फ पेज पलट कर देखने का, हाँ इतना पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, ऐसा। आपको क्या हो जाएगा, एक आदत बन जाएगी कि मुझे अर्ली मॉर्निंग ये पढ़ना है, उसके बाद मैं कॉलेज जाऊँगी, कॉलेज जाते समय क्या करने का, उसके अगले पिछले दिन हमने क्या पढ़ा था उसको लेकर जाइए, वो बीच के टाइम में रिवाइज करिए। उसके बाद कॉलेज से आने के बाद माइनर करिए, और माइनर करने के बाद रात में एक थोड़ा सा नॉर्मल हाफ घंटे के रिवीजन मारिए, उसके बाद स्लीप करिए। सो ये शेड्यूल बहुत अच्छा रहेगा आपको प्रिपरेशन के टाइम। आप ये प्रिपरेशन करते समय 1-2 महीने ये शेड्यूल आपने फॉलो किया तो आपको इसका ज़रूर बेनिफिट हो जाएगा। उसके बाद देखो फेब में आपको क्या करने का है, जनवरी में सब टॉपिक कवर कर लिए, मैं तो सोच रही हूँ हाफ फेब जाने दो, उसमें सब किया, मुझे क्या क्या करना है उतना आपने कवर किया। उसके बाद आपको कितना पढ़ा है उसके बारे में मत सोचिए, उसके अलावा ये सोचिए कि आपने कितना रिवाइज किया है। सपोज टैबलेट टॉपिक मैंने एक बार पढ़ा, उसके बाद दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, फरवरी में तक मैं पढ़ते ही जा रहा हूँ बट मैं टैबलेट को उसके बाद देख ही नहीं रहा हूँ, तो क्या आपको वो याद रहेगा? आपको कन्फ्यूजन होगा कि सपोज ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है, इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम इतना होता है, तो आपने एक बार पढ़ा था बट आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको एग्जैक्ट टाइमिंग उसका पता होगा। बट आप रिवाइज नहीं करेंगे तो 4 ऑप्शन में आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे हाँ ये तो पढ़ा लगा है, ये भी पढ़ा लग रहा है, ऐसा हो जाता है। इसके कारण रिविजन इज मोस्ट IMP ड्यूरिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन। सो रिविजन को ज़्यादा समय दीजिए। और अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया ना, तो क्या करने का, क्वेश्चन पेपर 10 ईयर्स के देखने के, क्वेश्चन सिर्फ पढ़ो कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन है। हाँ तो आपको उससे क्या पता चलता है कि नहीं इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन है, इस टॉपिक से नहीं आया इस साल, तो ये ऐसा कोई टॉपिक होता है जिससे हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। वैसे टॉपिक को हमको स्किप नहीं करने का, वो करना है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर फार्मास्यूटिक्स फार्माकोलॉजी को कौन से टॉपिक करने हैं वो आप वीडियो डाला है, वो आप ज़रूर देखिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद देखो रिवीजन इज़ ओनली द की ऑफ सक्सेस। मैं हर बार बोलने, ज़्यादा पढ़ने से क्या अच्छा है, कम पढ़ो बट उसका रिवीजन अच्छा करो, उसके कारण क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन कम होगा। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी प्लान है। सो मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे केमिस्ट्री ज़रा हार्ड जा रहा था, तो उस टाइम मैंने क्या किया था कि कुछ लोग सोचते हैं ना केमिस्ट्री हार्ड जा रहा है तो पूरा ही स्किप कर देते हैं, बट उसका वेटेज देखो 38 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेट बताया है। सो आप उसको पूरा स्किप मत करिए। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हैं, उसमें डेंटिफ्राइसिस है, उसमें लिमिट टेस्ट है, आर्सेनिक, सल्फर, टाइट्रेशन कर सकते हैं, आप इम्प्योरिटी टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि केमिस्ट्री के अंडर आते हैं, और हम क्या सोचते हैं केमिस्ट्री मतलब हार्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मत कीजिए, उसमें सिर्फ आप नेम रिएक्शन कीजिए। नहीं हो रहा है तो मैं उस टाइम के लिए बता रही हूँ, मेरे से नहीं हो रहा था इसलिए मैंने ये बताया आपको। ऐसा करने का मतलब जो हो ही नहीं रहा है उसके पीछे मत भागो, जो आता है उसको भी थोड़ा सा करो। सो केमिस्ट्री में आप ये टॉपिक कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस जो है उसमें मास, UV, NMR, IR ये कीजिए, उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। सो ट्रिक से और स्मार्टली स्टडी कीजिए, बिकॉज टाइम कम रहेगा है। ज़्यादा करने से अच्छा है कम करो बट वो अच्छा करो। और अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि
कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए, तो आप जीपैट क्वालिफाइड कर सकते हैं। हमारे कॉलेज में 1-2 स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने ज़्यादा स्टडी नहीं किया था, बट उनका स्ट्रैटेजी प्लान अलग था, तो वो क्वालिफाइड हो गए थे। सो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से क्या बेनिफिट्स आपको होता है, मैं वो कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।